रुला देने वाली लव स्टोरी भाग एक। ओए माँ, उसने इतनी जोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी का मिश्रित भाव लिए उसकी तरफ देखा। वह अपनी जीत पर इतराती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट का मेरे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल मैं उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं एक पल के लिए खो सा गया। बड़ी बड़ी नशीली आंखें, बारीकी से तराशे गए नाक नक्श, मोती जैसे चमकते दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बालों में वह परियों वाली खूबसूरती लिए हुई थी। ऊपर से उसकी मोहक मुस्कान एक जादुई प्रभाव क्रिएट कर रही थी। उसने शर्मा कर धीरे से नज़रें झुकाईं तो मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सरसराहट हुई तो मैं समझ गया कि वह मेरे दिल के उपवन में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। आम के पेड़ से टेक लगाए मैं सोच ही रहा था कि पायल की मधुर झनकार सुनाई पड़ी। आते ही वह मेरे सीने से ऐसे लिपट गई जैसे जन्मों जन्म के बिछड़े प्रेमी मिलते हों। कैसी हो? मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ मत कहो, तुम एकदम बुज़दिल और कायर हो। वह रो रही थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर था। शायद मैं दिल चीर कर दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी छलक उठी। तुमने अगर अपना समझा होता तो बताया नहीं होता। वह शिकायत कर रही थी। अब तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुमसे कितनी। अब कुछ मत बताओ। उसकी उंगलियां मेरे होठों पर थीं। एक बात कहूँ? काफ़ी देर बाद उसने मेरे सीने से अपना चेहरा हटाया। हाँ बोलो। मैंने उसकी उंगलियों को नरमी से चुभते हुए बोला। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो सकता। वह मेरे बालों को सहलाते हुए बोली। जानता हूँ। तो फिर अगले जन्म में मिलोगी ना? वह घास पर बैठी थी और मेरा सर उसकी गोद में था। बताओ, मिलोगी ना? कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा पूछा। फिर कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने धीरे से आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैं घबरा कर उठ बैठा। देखा तो मेरे एक तरफ पत्नी नीता तो दूसरी तरफ बच्चे सो रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो गया था। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ। मैं बच्चों की तरह बिलख पड़ा। रोने की आवाज़ सुनकर नीता भी उठ बैठी। क्या हुआ? वह घबरा कर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछने लगी। कुछ नहीं, एक सपना देखा था। अब तक मैं थोड़ा संभल चुका था। क्या आप ठीक हैं? उसने मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं ज़रा टहल कर आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। नीता के सोने के बाद मैं अपनी फाइल और कलम उठाकर छत पर आ गया। घर की बाउंड्री से टेक लगाकर मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर हो कर एक लड़की से हार गए कहते हुए प्रभात ने जब मेरे घुटनों को हिलाया तब मैं होश में आया। लेकिन तब तक वह मेरे दिल की ज़मीन पर उतर कर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अचंभित होकर अपनी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, हेमंत और सावन। प्यार की कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती हैं, या मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि यह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांव में धान रुपाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हम जैसे किशोर उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के आइडियाज़ को आजमाते रहते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? गांव के कुछ निकम्मे युवकों को ताश खेलते देखकर मैंने प्रभात और एजाज से पूछा। हाँ मुझे खेलना आता है, दीपक ने अपनी धाक जमाई। मुझे भी सीखना है, चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा। तो वे दोनों तैयार हो गए। दीपक पता नहीं कहाँ से एक पुरानी ताश का बंडल उठा लाया और हम तीनों गांव के ही एक अंकल के बैठके में ताश खेलने बैठ गए।
मैं तो ताश खेलने में बिल्कुल अनाड़ी था, बस उल्टे सीधे दांव खेलकर अपनी पत्तियां गंवा रहा था। दीपक हर बार बाजी जीतकर खुद को जीनियस समझ रहा था। अरे, 1.5 फुट के छोरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं। मैं अपनी बार बार करती हुई पत्तियों को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा था, तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा तो अंकल की बेटी सनम के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की कमर पर दोनों हाथ रखे हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह हमारे गांव की ही एक लड़की थी और अंकल के बेटी की सहेली थी। मैंने पहले भी उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में संकोच महसूस होता था। हाँ, तो तुम्हें क्या है? दीपक अकड़ कर बोला। शायद वह उसके स्वभाव से परिचित था। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कहते हुए वह तेजी से सामने पड़े ताश के पत्तों पर झपटी। दीपक ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से सभी पत्तों को मुट्ठी में समेट लिया। यह देखकर अब वह और भड़की और उससे भिड़कर छीनने की कोशिश करने लगी। अब दीपक भी समझ गया कि वह ज़्यादा देर तक ताश के पत्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी से उन्हें मेरे हवाले कर दिया। अब ताश के पत्ते मेरे फौलादी मुट्ठी में कैद थे। वह एक पल के लिए तो ठिठकी, लेकिन अगले ही पल मेरी तरफ बढ़ गई। दीपक की ढिठाई देखकर अब मेरे अंदर भी हौसला आ गया था। लो, छीन सको तो छीन लो, मैंने मुस्कुराते हुए सहजता से बंद मुट्ठी उसके आगे कर दिया। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी सहेली की तरफ निगाह दौड़ाई। सितारा मुस्कुराती हुई सारा तमाशा देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में उसका हौसला बढ़ाया। वह थोड़ा मुस्कुराई और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ बंद मुट्ठी को खोलने में लग गई, जो कि एक लड़की के लिए तो क्या, मेरी उम्र के सभी लड़कों के लिए टेढ़ी खीर थी। मैं बचपन से ही कसरत करता था और जूडो कराटे की प्रैक्टिस किया करता था, अतः मुझसे बड़ी उम्र के लड़कों में भी मेरा अलग ही रौब था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो खिसिया कर उसने मेरी उंगलियों में अपने दांत गड़ा दिए। अचानक हुए दर्द के एहसास से मेरी मुट्ठी खुल गई। अगले ही पल उसने ताश के पत्तों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। मैं अवाक देखता रह गया। पता नहीं ये प्यार भी क्या बला है, कब कहाँ और किस से हो जाए पता ही नहीं चलता। वैसे तो पहले भी मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उससे खूबसूरत दुनिया में और कोई लड़की नहीं है। वहाँ से मैं सीधा अपने घर आया और अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। धीरे से मैंने अपनी उंगलियों पर मौजूद उसके दांत के निशान को सहलाया और अपने होठों के करीब ले आया। मेरी उंगलियों में अभी तक उससे सांसों की खुशबू उठ रही थी। दिल को मदहोश कर देने वाली खुशबू ने मेरे नाखूनों से टकराई और सांसों के रास्ते धड़कन में उतर गई। मेरे होंठ मुस्कुराए और उन्होंने उंगलियों को छू लिया। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई कि लगने लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं वहीं बिस्तर पर बैठकर धड़कनों पर काबू करने की कोशिश करने लगा। 16 साल की उम्र में ही मुझे दुनिया की सबसे भयंकर रोग लग चुका था। हाँ, मुझे प्यार हो चुका था, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। उसका चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही मेरा दिल उसके दीदार को मचलने लगा। मैं घर से निकलकर जैसे ही गांव के चौराहे पर पहुंचा, वह सामने से आती दिखाई दी। दिल एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। धीमे धीमे कदमों से चलती हुई वह मेरे बगल से गुजर रही थी। अचानक से झुकी हुई नज़रें उठी और मेरे नज़रों से टकराकर वापस नीचे झुक गई। बस एक बार मुड़कर देख ले तो मैं समझूंगा कि इसे भी मेरी तरह कुछ हुआ है। गली से मुड़ते हुए वह अचानक से पलटी और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर गई। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। बचपन से ही बहुत बदमाश और दबंग लड़का था। पूरे गांव में शैतानी के किस्से मशहूर थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका था। अब दुनिया बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। हालांकि सूरज भी वही था, पशु पक्षी भी वही थे, फूल भी वही थे जो पहले थे, परंतु मुझे उनमें कुछ नयापन सा लगने लगा था। अब मुझे सूरज की किरणों में प्यार के 7 रंग नजर आए। खिलते हुए फूलों को देखकर दिल में एक अजीब सी कशिश होती। चिड़िया की चहचहाहट सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। मुझे सिर्फ उससे ही नहीं, प्रकृति की हर चीज़ से प्यार हो गया था। कभी मैं बकरी के मेमने से प्यार करता, कभी कुत्तों को प्यार से सहलाता, तो कभी आम के पेड़ों की को बाहों में भर लेता। मेरे दिल में प्यार का समंदर उतर आया।
वह पूरी तरह मेरे ख्यालों में बस गई थी। हर घड़ी बस दिल में उसका ही ख्याल रहता, बस उसकी एक झलक पाने के लिए बहाने तलाशने के अलावा मुझे और कोई काम न था। वह कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, दीपक ने मिलते ही बताया। अच्छा, क्या पूछ रही थी? मैंने बेताबी से पूछा। पूछ रही थी कि वह कहाँ है। दीपक मजे लेते हुए बोला, अच्छा उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। अंकिता, उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत है। अंकिता। कभी मैं पेन से उसका नाम लिखता, कभी पेड़ों पर गोदता। एक बार तो मैंने अपनी कलाई पर ब्लेड से चीर कर उसका नाम लिख दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की अनंत गहराइयों में उतरती जा रही थी। सुबह से लेकर देर रात तक उसके आसपास रहने की कोशिश करता। इस दौरान मैं देखता और वह मुझे देखती। धीरे धीरे प्यार की यह कहानी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि प्यार की जितनी आग मेरे भीतर है, उतनी आग उसके भीतर नहीं है। मेरे प्रति प्रेम में कोई कामना, वासना या महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। वह गांव के लिए घास काटने खेत की तरफ जा रही थी। सुबह के भोजन के बाद मैं गांव के चौराहे पर खड़ा उसकी राह देख रहा था। तभी प्रभात ने आकर खबर दी, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। उसने कहा तो मैंने भी हामी भर दी। कुछ ही फासले पर एजाज का घर था। हमने आवाज़ देकर उसे भी बुला लिया। गांव से बाहर निकलते ही वह अपनी 3-4 सहेलियों के साथ जाती हुई दिखाई दी। हमने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और उनसे आगे निकलकर आगे आगे चलने लगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई दुनिया में। गांव के बाहर मौजूद बरसाती नदी को पार करते ही मैंने उसकी तरफ देखकर दोनों बाहें फैलाते हुए बड़े ही रोमानी अंदाज में जोर से जुल्मा फरमाया, ओ जुल्फों वाले हीरो, ज्यादा बनो मत वरना एक ही सैंडल में ठीक कर दूंगी। पता नहीं उसे क्या समझ में आया कि वह नदी के उस पार से ही जोर से गुर्राई, लो सुनो, वह तुम्हें गाली दे रही है। प्रभात ने ठहाका मारते हुए चुस्की ली। शायद उसे लगा कि मैंने उसे कुछ अश्लील बातें कही हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन यही सोचकर मैं चुप रह गया। थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं ये लोग घर जाकर अपने घर वालों से कुछ उल्टा सीधा न कह दे। खैर, हम लोग आगे खेतों की तरफ बढ़ गए और वह अपनी सहेलियों के साथ घास काटने लगी। 1-1.5 घंटे घूम फिरकर हम तीनों खलिहान के बीचों बीच मौजूद पाकड़ के पेड़ के नीचे आकर उनका इंतजार करने लगे। कुछ ही देर के बाद वे सब लड़कियां भी सर पे घास लिए वहां पहुंच गईं और हमसे थोड़ी ही दूर पे घास रखकर सुस्ताने लगी। पूछो न वह क्या कह रहा था। उसकी सहेलियां उसे मेरी तरफ मुखातिब करके धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। शायद वे उसे तकरार करने के लिए भड़का रही थी, लेकिन वह अपने घुटनों पर सर रखे खामोशी की मिसाल बनी हुई थी। कभी वह कोनी मारकर अपनी सहेलियों को चुप कराती तो कभी सर उठाकर एकाएक मुझे बेकरार कर देती। कुछ ही देर बाद वे सब जाने के लिए उठ खड़ी हुईं। उसने बारी बारी से सभी लड़कियों के सर पर घास का गट्ठर उठवा दिया और अंत में अकेली उसकी घास बच गई, जिसे वह अकेले नहीं उठा सकती थी। अब वह कतार निगाहों से हमारी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी गाली का बदला लेने के लिए आंखों ही आंखों में प्रभात और एजाज को इशारा किया कि वे उसकी घास न उठाएं। थक हार कर वह स्वयं ही घास उठाने की कोशिश करने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उसकी मदद को खड़ा हो गया। घास उठाते समय उसकी नज़रें मेरी नज़रों से इतने करीब से टकराईं जैसे एक दूसरे में डूब सी गईं। मैं बेहोश होते होते बचा। धीरे धीरे प्यार का एक ऐसा सफ़र शुरू हो गया जिसकी कोई मंजिल ना थी। लो आ गए बाबू साहब ड्यूटी करके, जरा पूछिए इनसे कहाँ थे दिन भर। बाबूजी माँ की तरफ मुखातिब होकर बोले, दिन भर क्रिकेट खेलकर शाम को जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ बाबूजी से सामना हो गया। मैं उनकी बात को अनसुना करके रसोई घर की तरफ बढ़ गया। खबरदार जो इसे किसी ने खाना दिया। मेरी बेफिक्री देखकर बाबूजी का पारा और चढ़ गया। मेरे आंखों से छलकते आंसुओं को कोई देख ना ले, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर में घुस गया। एक तो 2-3 दिनों से उसका दीदार नहीं हुआ था और दूसरा घर में अपमान का दुख। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाबूजी के सोने के पश्चात माँ मेरे लिए भोजन लेके आई तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। माँ और बहनों के काफ़ी मनाने के बाद भी मैंने खाना नहीं खाया। मेरे घर वाले विशेषकर बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद नहीं है कि बाबूजी या माँ ने कभी मुझे मारा हो। हाँ, मेरी शैतानियों से तंग आकर कभी कभार डांट दिया करते थे। ज़्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से मैं अत्यधिक भावुक और जिद्दी स्वभाव का हो गया था। छोटी छोटी बातें मेरे दिल को लग जाती और अक्सर रूठ जाया करता था। अगले दिन सुबह बाबूजी खाना खाकर काम पर चले गए। माँ, दादी, बुआ और भाभी के काफ़ी मनाने के बाद भी मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया। तू खाना क्यों नहीं खा रहा? शाम को जब सब मुझे मनाते मनाते थक गए तो बाबूजी खाना लेकर खुद आए थे।
मैं खामोश रहा। देख बेटा, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू जवान हो गया है। क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरेगा। अब जरा घर की जिम्मेदारी को भी समझ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि घर की कैसी स्थिति है। घर में 2 जवान बहनें बैठी हैं और ना घर में अनाज है, ना पास में पैसा। मैं दिन भर धूप में जल कर भी परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुझे यह सब दिखाई नहीं देता? बाबूजी सिरहाने बैठकर मुझे प्यार से समझा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। उठ, अब खाना खा ले, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा अक्सर होता था। जब उनके मनाने से मैं नहीं मानता तो नाराज़ होकर भोजन की थाली फेंक देते और चुपचाप जाकर सो जाते। फिर वह तब तक नहीं खाते जब तक मैं जाकर नहीं मनाता। इससे पहले कि वे भोजन की थाली उठाकर फेंक देते, मैं उठकर हाथ धोने लगा। शायद वे ठीक ही कह रहे थे। पहले बाबूजी पास के कस्बे में मौजूद एक चीनी मिल के सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। सैलरी अच्छी थी, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं उसी कस्बे के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी किसी कारणवश चीनी मिल बंद हो गई और उनकी सैलरी आनी बंद हो गई। यहीं से हमारी ज़िंदगी का रुख मुड़ गया। पैसों की तंगी शुरू होते ही पारिवारिक कलह शुरू हो गया। बड़े भाइयों और भाभियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर में दिन रात झगड़े होने लगे। बाबूजी शराब पीने लगे। गरीबी की वजह से मैं 5वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर बाबूजी के साथ काम में लग गया। 1 डेढ़ साल काम करने के बाद जब काम छूटा तो मैं घर बैठ गया था। दिन भर क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ घूमना, बस यही मेरा काम था। अरे, कल दिन भर तू कहाँ था? अगले दिन प्रभात ने मिलते ही सवाल किया। मैं धान की रोपनी करने गया था। क्यों, क्या हुआ? वह पूछ रही थी कि तुम्हारा दोस्त आज दिखाई नहीं दे रहा। प्रभात ने बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपने मामा के घर गई थी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरी छोटी बहन भी यही बात क्यों पूछ रही थी। शायद वह कल मुझे देखने के लिए एक लड़की के साथ मुझे ढूंढते ढूंढते खेतों तक पहुंच गई थी। मेरी छोटी बहन उसकी सहेली थी। शायद उसने उसी से पता लगाया होगा कि मैं कहाँ हूँ। अब मैं भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाने लगा था। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इधर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता था। रात की तन्हाई में मेरे दिल ने मुझसे गुफ्तगू की। कहाँ वह एक अमीर घर की राजकुमारी और कहाँ तू एक गरीब माँ बाप का अनपढ़ लड़का। क्या तू उसके काबिल है? क्या तू उसको ज़िंदगी की खुशियाँ दे पाएगा? क्या तू चाहता है कि तुम्हारी बदनसीबी के अंधेरों में उसकी हंसी गुम हो जाए? मुझे उसके साथ अपने ख्वाबों के महल सजाता देख मेरी अंतरात्मा ने मुझे आईना दिखाया। ज़िंदगी में आज पहली बार मुझे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।